हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आज हम कवर करने जा रहे हैं सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है, कंसेप्ट प्लस रिवीजन फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का। ठीक है, जो कि काफ़ी बेहतरीन चैप्टर है। ठीक है, ओलंपियाड्स जेई नीट फाउंडेशन के लिए अपन ये वीडियो बना रहे हैं। आज अपन कवर करने जाएंगे फोर्स, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स, टाइप ऑफ फोर्स, मास एंड वेट, है ना। काफ़ी इजी ये सब टॉपिक्स है। इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स है वो मैंने अपने नोट्स में लिख के लाया है, जो हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत कम समय में आपका ये लेक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है टर्म व्हाट इज़ मीन बाय फोर्स। तो भाई फोर्स क्या होता है? फोर्स एक पुश और पुल होता है। ठीक है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेन एवर समथिंग मूव्स फोर्स मस्ट बी इन्वॉल्व। तो ये तो सबको पता है कि भाई पुश और पुल जहाँ पे दिख गया वहाँ पे क्या है भैया, फोर्स है। ठीक है, तो ये अपने को पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ अपन ने देखा था डायरेक्शन ऑफ पुश एंड पुल क्या रहेगी। डायरेक्शन ऑफ पुश एंड पुल डायरेक्शन ऑफ फोर्स के बराबर होता है। ये भी अपने को पता है कि पुश और पुल की जो डायरेक्शन होगी, है ना, धक्का देना और खींचने की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाती है, फोर्स हो जाती है। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती थी, मुझे बताइए, न्यूटन होती थी, है ना। सर आइजैक न्यूटन के ऊपर ये नाम दिया हुआ है। सीजीएस यूनिट भैया डाइन होती थी, ये अपने को पता है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये रिलेशन अपने को पता हो। ठीक है, सर ये रिलेशन आता कैसे है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं यूनिट कन्वर्जन पे सवाल बन जाता है। तो मैं ये आपको बता देता हूँ। याद करो वो दिन जब अपन पढ़ा करते थे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एसेलरेशन। हाँ सर, मास की यूनिट होती है केजी। हाँ सर, एसेलरेशन की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है ना। सीजीएस क्या होगा भैया, केजी की सीजीएस यूनिट होती है ग्राम, मीटर की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर, और टाइम तो सेम रहता है सेकंड स्क्वायर। याद करो दिन कि 1 केजी कितना ग्राम होता है सर, 1000 ग्राम। और 1 मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। हाँ सर, बाय सेकंड स्क्वायर। तो क्या मैं इसको 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता। और क्या ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक सीजीएस यूनिट हो जाएगी? और इसी को मैं क्या लिख दूंगा, 10⁵ डाइन। तो होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत आसान सा डेरिवेशन होता है, कुछ भी करना नहीं होता। ठीक है, आगे जो सवाल आते हैं ओलंपियाड्स के अंदर वो होता है फंडामेंटल फोर्सेस के ऊपर। 4 फंडामेंटल फोर्सेस अपने को याद होने चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि वीकेस्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसको कभी कभी वीक फोर्स भी बोला जाता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये डायरेक्ट सवाल आते हैं। ठीक है, कि वीकेस्ट फंडामेंटल फोर्स कौन सा है, कौन सा फंडामेंटल फोर्स नहीं है, कौन सा फंडामेंटल फोर्स है, कौन सा फंडामेंटल फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लगता है, तो उसमें ये दोनों आंसर हो जाते हैं। तो इस टाइप से घुमा घुमा के सवाल इजी पूछे जाते हैं, जो अपने को ध्यान में रखने हैं। उसके बाद आता है भाई बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स यानी कि जब फोर्सेस तो लग रहे हैं लेकिन भाई एसेलरेशन ज़ीरो हो रहा है। ऐसे कैसे का होगा सर, फोर्स हम लगा रहे हैं, एसेलरेशन ज़ीरो है। ये तभी होगा जब नेट फोर्स ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल एक बंदा यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और दूसरा बंदा यहाँ से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। याद करो दिन कि फोर्स होती थी वेक्टर क्वांटिटी, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो क्या ये दोनों सब्ट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ से आपने 10 लगाया, यहाँ से आपने 10 लगाया, तो क्या नेट फोर्स 10 -10 जो कि ज़ीरो हो नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा सर। तो क्या नेट फोर्स ज़ीरो हो गया? हाँ सर। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एसेलरेशन। हाँ सर। क्या मास कभी ज़ीरो हो सकता है क्या? नहीं सर, वो तो अमाउंट है, मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना। तो एफ नेट क्या होता है, मुझे बताइए, मास इनटू एसेलरेशन। मास तो ज़ीरो हो नहीं सकता, तो एफ नेट अगर ज़ीरो है तो डेफिनेटली सी बात है एसेलरेशन को ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी तो ज़ीरो इंटू मास ज़ीरो हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। उसका अपोजिट हो जाता है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा भैया, है ना, आड़े तेरे से फोर्स लगा दो, एसेलरेशन नेट ज़ीरो के बराबर नहीं होगा, नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। इसको क्या बोला जाएगा, अनबैलेंस फोर्स बोला जाएगा। बिल्कुल सही बात है। फिर आता है इफेक्ट ऑफ फोर्स। बहुत आसान है कि अगर रुकी हुई बॉडी को हिला सकता है भाई, बुक लगी थी टेबल पे, आपने धक्का मारा, हिल गई, ड्यू टू फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, बॉल आ रही थी सामने से, आपने बैट घुमाया और बॉल की डायरेक्शन हो गई। किसके वजह से डायरेक्शन चेंज हुई बॉल की भैया? ड्यू टू फोर्स। किसके वजह से हुई भैया? ड्यू टू फोर्स।
किसके वजह से हुई? ड्यू टू फोर्स, है ना, ड्यू टू फोर्स। उसके बाद मैं क्या बोलूँगा, मुझे बताइए कि स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट, है ना, कोई बॉल चलते हुए आ रही थी, आपने हाथ से रोक दी, है ना, तो कैसे रोक पाई वो? ड्यू टू फोर्स, है ना। उसके बाद चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, भाई एक पेपर रखा था, पेपर को आपने क्या कर दिया, मुझे बताइए, पेपर को आपने मोड़ दिया, किसके वजह से पेपर मोड़ा? ड्यू टू फोर्स, ठीक है। तो ये सब 4 क्या होते हैं? इफेक्ट ऑफ फोर्स होते हैं, बहुत इजीली अपन ने देख लिए, ठीक है। टाइप ऑफ फोर्स में जो अपने सिलेबस में है वो आता है कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स नाम से समझ में आ रहा है, जब फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा। फिजिकल कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि जब टच हो रहा है ना, जो फिजिकल टच होता है उसी को क्या बोला जाता है? फिजिकल कॉन्टैक्ट बोला जाता है ना। इसके अंदर आते हैं मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या भाई? हाथ से आपने किसी को फोर्स लगाया, किसी को चाटा लगा दिया आपने, मस्कुलर फोर्स के अंदर आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स, जब 2 ऑब्जेक्ट चलते हैं, है ना, तो आपस में क्या होता है भैया? ड्यू टू सरफेस रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये सब अपने को पता है। वो क्या आ जाएगा भाई? फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। याद करो दिन जब आपने पढ़ा था कि आपने बॉल को हवा में छोड़ा और वो ग्राउंड पे जाकर टकरा गया। आप बचपन में पूछा करते थे कि हम अगर जंप करते हैं तो नीचे ही क्यों आ जाते हैं? अगर हम जंप कर रहे हैं तो कोई ना कोई हमें नीचे खींच रहा है, जो हमारे कांटेक्ट में नहीं है फिर भी हमें खींच रहा है, इसलिए वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होगा। और जो हमें खींचता है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं मेरे दोस्त, ये अपने को पता था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स बचपन में सबने देखा होगा यार, है ना। मैग्नेट को हम पास में लाते हैं, है ना, कभी कभी अट्रैक्ट करता है, कभी कभी रिपेल भी करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कंघी और पेपर वाला एक्सपेरिमेंट सबने करा होगा यार। चार्जेस डेवलप होते हैं जिसकी वजह से फोर्स जनरेट होता है, क्या उसमें हमें कांटेक्ट में लाना पड़ता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। एक जनरल, है ना, चीज़ ध्यान रखनी है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, है ना। आप 9th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला पढ़ोगे, F=G m1m2/r²। उसका जो जी होता है वो किसने डिस्कवर किया था? हेनरी कैवेंडिश ने डिस्कवर किया था। कहीं ना कहीं ये दिया हुआ है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ऐड ऑन कर दिया। उसके बाद आता है मास। मास का मतलब क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर है, उसको बोला जाता है मास। इसमें हम ये नहीं देख रहे कि ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा है, मून पे रखा है, माउंट एवरेस्ट पे रखा है, आपके घर के छत पे रखा है। हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्ट में इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, बस। जब हम ये देखने लग जाए कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है और उसको अर्थ कितना खींच रहा है, तो उसको बोला जाता है वेट। लेकिन अगर अपन सिर्फ यही देख रहे हैं कि यार कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? मास। सवाल आता है मास के ऐसा यूनिट केजी, बचपन में पढ़ते थे। 1 kg 1000 ग्राम होता है, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंडा हो जाता है जो अपने को ध्यान में रखना है। इसमें कई बार अपने को फंसाया जाता है। कैसे फंसाया जाता है ना, क्योंकि कई सारे जो बच्चे होते हैं वो लिख देते हैं 1 ग्राम = 100 मिलीग्राम। ये बहुत गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने को हमेशा ध्यान में रखना है कि 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम। कितना होता है? 1000 मिलीग्राम, ठीक है। इसके आगे अपन बढ़ते हैं भाई। अब देखो वेट। वेट का मतलब क्या होता है कि अर्थ आपको कितना खींच रहा है। याद करो दिन जब अपन ने पढ़ा था पुश और पुल बेसिकली है क्या? पुश और पुल बेसिकली होता है फोर्स। सब ने पढ़ा होगा सर वेट इज़ ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल। लेकिन बाद में जाके अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर mg भी हमने कुछ पढ़ा था, सर जी इफेक्टिव भी हमने कुछ पढ़ा था, मून के ऊपर हमने कुछ और ही पढ़ लिया था। अरे भाई ध्यान से देख, ग्रेविटेशनल पुल है वेट, हाँ सर। पुल का मतलब क्या होता है? फोर्स, हाँ सर। अरे भाई फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन, हाँ सर, है ना। तो क्या अर्थ के वजह से जो एक्सेलरेशन लगता है उसको अपन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी नहीं कहते? बिल्कुल कहते हैं। तो क्या मैं इसको मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखूंगा तो क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। तो क्या मैं इसको m इनटू जी लिखूंगा तो क्या आप बुरा मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अरे भाई पुल यानी फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या? न्यूटन। तो कल के दिन अगर कोई आपसे पूछे कि वेट की ऐसा यूनिट क्या होगी, तो आप याद करोगे वेट यानी ग्रेविटेशनल पुल, पुल यानी फोर्स, फोर्स की यूनिट न्यूटन। तो वेट की भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी भैया? न्यूटन हो जाएगी,
अरे हाँ ना, एग्री करते हो कि नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं W = mg इतना लिख दूँ तो क्या अब आप बुरा मानोगे? क्या अब आपको कॉन्सेप्ट चमक गया? बिल्कुल सर चमक गया है एकदम 100%, ठीक है। अब मुझे बताइए, जो अर्थ है ये थोड़ा सा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से खींचता है, ठीक है। तो जो जी की वैल्यू होती है अलग अलग जगह अलग अलग होती है। अर्थ ने कहा कि भाई हम इतने है ना डाइवर्सिफाइड है, तो क्यों ना जी की वैल्यू भी हम थोड़ी सी डाइवर्सिफाइड रखें। याद करो उस दिन जब हम एसएसटी में पढ़ा करते थे पोल और इक्वेटर। इक्वेटर यानी क्या? जो सन के डायरेक्टली सामने वाला एरिया होता है अर्थ का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है, उसको बोलते हैं इक्वेटर, है ना। और पोल क्या होता था? पोल होता था भाई ये वाला एरिया, ये वाला एरिया था पोल। ये होता था नॉर्थ पोल, ये होता था साउथ पोल, और जो ये वाला एरिया होता था इसको क्या बोला जाता था? इक्वेटर, है ना। तो जो ये नॉर्थ और साउथ पोल होता है, यहाँ पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है। अरे भाई जी की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो क्या एम जी की वैल्यू भी ज़्यादा होगी? बिल्कुल सही बात है। तो क्या पोल पे वेट ज़्यादा नहीं होगा इक्वेटर से? सर बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे एक सवाल फंसाता है कि अगर आपने सोना खरीदा इक्वेटर पे और बेचा जाके पोल पे, तो क्या आपको फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा? तो डेफिनेटली सी बात है कि अगर आपने इक्वेटर पे सपोज सोना खरीदा तो वेइंग मशीन सपोज दिखा रही थी 10 ग्राम या 10 डायन या 10 न्यूटन, है ना। बेसिकली वो अपन देख लेंगे। जब आप उसको लेके गए पोल के तरफ, तो अब जो वहाँ की वेइंग मशीन है वो उसको दिखाने लग गई 11 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो भाई अपन ने 10 न्यूटन का सोना खरीदा इक्वेटर पे, पोल पे जाके बेचा 15 न्यूटन पे, आपको हो गया भाई फ़ायदा, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर आपने पोल पे सोना खरीदा और इक्वेटर पे जाके बेच दिया तो आपको क्या आ जाएगा? नुकसान हो जाएगा। क्योंकि वेइंग मशीन बेसिकली क्या नापती है? वेइंग मशीन क्या मास नापती है क्या? बिल्कुल नहीं। वेइंग मशीन नापती है कितना अर्थ आपको खींच रहा है। तो वेइंग मशीन जो होती है वो नापती है वेट। इसलिए ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि सोना अगर आपने इक्वेटर पे ख़रीदा और पोल पे जाके बेचा तो आपके बल्ले बल्ले है, लेकिन पोल पे ख़रीदा इक्वेटर पे जाके खींच दिया तो भाई खेल ख़त्म हो जाएगा, नुकसान अच्छा खासा होगा। न्यूमेरिकल्स में ये आता है कि जी जो मून पे होता है वो अर्थ पे डिवाइड बाय 6 होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अपन कोई बच्चा सपोज 600 न्यूटन का है अर्थ पे, है ना, तो मून पे कितना होगा? कुछ नहीं सर, 600 डिवाइडेड बाय 6 यानी कितना आ जाएगा? 100 न्यूटन। ये आ जाएगा कितने भैया? मून पे। बिल्कुल सही बात है। इसलिए अगर जी मून जी अर्थ बाय 6 है तो वेट ऑन मून भी क्या होता है? वेट ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय 6। फिर आता है भाई वेट को मेजर कैसे करते हैं? स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं भाई। डेफिनेटली से बात है, ध्यान से देखो, है ना। सर ये वेट कैसे नापता है? ध्यान से देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख। जैसे ही तुमने इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट डाला, क्या अर्थ इसको mg से खींचेगा? हाँ सर, पुल, ग्रेविटेशन पुल होगा mg का। बिल्कुल सही बात है। तो क्या ये जो स्प्रिंग है ये mg से खींचेगी? हाँ सर। अरे भाई बगल में ही तो रीडिंग है, तो ये रीडिंग क्या दिखाएगी सर? mg दिखाएंगी। और mg बेसिकली क्या होता है सर? वेट होता है। क्या होता है सर? वेट होता है। तो समझ में आ गया स्प्रिंग बैलेंस वेट कैसे नापता है। बिल्कुल सही बात है। फिर आता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट्स बताते हैं, मैग्नेट्स मैग्नेटिक फोर्स करते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल, एक टर्म अपन ने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं तो जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। या फिर हमने बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि मैग्नेट को अगर आप किसी मैग्नेटिक मटेरियल पर रब करते हो तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो भी मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लगाएंगे क्या? नहीं सर, मैग्नेटिक मटेरियल भी लगा सकते हैं व्हेन मैग्नेटाइज्ड। बिल्कुल सही बात है। बचपन में सबने कराया भाई, लाइक पोल जो होते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ रिपेल कर जाएंगे, अनलाइक पोल जो है नॉर्थ साउथ को पास में लाओगे, साउथ नॉर्थ को पास में लाओगे तो अट्रैक्ट करेंगे। सेम फंडा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बस यहाँ पे चार्जेस हो जाते हैं। लाइक चार्जेस जो होंगे वो रिपेल कर जाएंगे, अनलाइक चार्जेस जो होंगे वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। इसका और भी कुछ काम आता है क्या? बिल्कुल काम आता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये यूज़ इन कंट्रोल पोल्यूशन बाय सेपरेटिंग सॉलिड पोल्यूटेंट पार्टिकल फ्रॉम स्मोक गिवन आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज, ठीक है।
तो भाई पोल्यूशन डिटेक्टर या पोल्यूटेंट पार्टिकल फ्रॉम स्मोक में को सेपरेट करने में ये हेल्पफुल रहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे अपना भाई शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट हुआ। आने वाले लेक्चर्स में हम आगे के कंटेंट पढ़ाएंगे। कैसा लगा आपको भाई कमेंट कर दो, ठीक है। एंड कोई भी डाउट रहे तो मुझ पर रीच आउट करे, डिस्क्रिप्शन पढ़ ले, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। थैंक यू सो मच।